नमस्कार। मैं एक बार फिर आपसे मिल रहा हूं और चुनाव बिहार में अब कुछ ही महीनों की दूरी पर है और दोनों गठबंधन एक तरह से आपसी तालमेल और सीटों के मसले पर बातचीत कर रही है। इस दौरान आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। पिछली बार जो अभी मेरे ख्याल से महागठबंधन और जिसको इंडिया गठबंधन भी कहते हैं कि इसकी पहली बैठक हुई थी, तो हमने आपको देखा था कि आप बिल्कुल उस गठबंधन में तेजस्वी जी के करीब बैठे हुए थे। उससे लोगों को याद आया कि आपने एक बार कहा था कि अगर ये सरकार बनती है तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तो चूँकि क्या गठबंधन के भीतर ये बात हुई है या आप किस आधार पर ये कहते हैं? नहीं, देखिए, अगर बात की हो तो हम बोल ही नहीं सकते। और इंटरनल तो क्लियर है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। मुख्यमंत्री का फेस होंगे वही, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी वो है, तो निश्चित तौर पे उनके नाम पे ही चुनाव होगा। बिल्कुल। उसके बाद रहा इस गठबंधन में वोट और किनका, तो निश्चित तौर पे जो पिछले 10-11 सालों से मैं बिहार में खास करके जाति आधारित में राजनीति किया हूँ। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें निश्चित तौर पे सभी जाति सभी धर्म के लोग इसमें आते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन बेस वोट जो है क्षेत्रीय पार्टी का, हर पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी का एक बेस वोट होता है। चाहे वो आरजेडी के पास भी अगर बेस वोट की बात कीजिएगा तो उनके यादव है, या बीजेपी का भी बोलिएगा बेस वोट तो एक अपर कास्ट और बढ़िया है। बिल्कुल। नीतीश जी का भी बेस वोट लवकुश है। उसी तरीके से चाहे वो चिराग पासवान जी हो या हमारे नीतीश जी हो, मतलब कुशवाहा जी हो या पाजी जी हो, सबका अपना अपना क्षेत्रीय पार्टी का एक जाति आधारित पार्टी होता है। रहा कि नेशनल जो पार्टी होता है उनके पास सभी लोग वर्ग के सभी धर्म के लोग होते हैं। तो नेशनल पार्टी में आज की तारीख में देश में बीजेपी का एक अपना है, जो हिंदुत्व का मुद्दा लेके वो काम कर रहे हैं, जो एक बड़ा संख्या में उनके पास है, जो कल तक कांग्रेस के साथ था। हाँ, जो कांग्रेस से थोड़ा डाउन होने के कारण और बीजेपी अप होने के कारण अभी जो वोट कल तक कांग्रेस को दिया करते थे वो वोट अभी बीजेपी को दे रहे हैं, और इसलिए आज कांग्रेस थोड़ा कमजोर है देश में दिख रहा है। फिर कांग्रेस का वही उधर से वोट इधर शिफ्ट होंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस देश में नंबर 1 होंगे। बिल्कुल। तो मेरी पार्टी जो है निषाद समाज के हक अधिकार के लिए एक आंदोलन से पार्टी बना है। ठीक है, ये कोई मिशन बन के नहीं आया कि हमको बिहार राज्य में राजनीति करना है। एक मिशन बना कि समाज के उत्थान के लिए हमें लड़ाई लड़ना है, और उसके लिए लंबा समय तक हम लोगों ने लाठी डंडा खाया, संघर्ष किया। राज्य सरकार ने अनुशंसा भी किया भारत सरकार को कि इस जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, और उसको लेके बहुत लंबे समय तक लड़ाई चला, लाठी डंडा हुआ। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम आरक्षण करेंगे, लेकिन नहीं किए, और समय समय पे चुनाव पे हमको उपयोग किए, और उस 2014 में भी हमको उपयोग किए, 2015 में भी उपयोग किए। और उसके बाद काम नहीं होने के बाद हम लोगों ने, तमाम पार्टी के जितने भी कोर मेंबर हैं, सभी लोगों ने, हम लोगों ने निर्णय लिया कि चुनाव में हमें हमारे साथ इसी तरीके से लोग यूज करते हैं। तो अभी हम किसी से जो चीज़ मांग रहे हैं तो उस जगह पे तो हम भी पहुंच सकते हैं, और उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए। 2018 में आपने, फिर हमने 2018 में पार्टी बनाई, हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, और 2018 से लगातार अभी हम लोगों ने 3 चुनाव लड़े हैं, 2 लोकसभा और 2 लोकसभा लड़े और 1 विधानसभा लड़े। 2 लोकसभा लड़े महागठबंधन से, और 1 विधानसभा जो था वो हमने एनडीए गठबंधन से लड़ा। और हम लोगों का जो नेचुरल अलायंस है वो है आरजेडी, बिल्कुल समाजवादी, लालू जी की विचारधारा, क्योंकि इसी को लेके जीते हैं हम लोग। और यही चाहते हैं कि जो लालू जी कभी सोचते थे कि जो जमीन पर बैठने वाला है उनको कुर्सी मिलना चाहिए, और यही हमारी भी लड़ाई है कि हम लोग कब तक मछली मारते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चों को इलाज के अभाव में मरते दम तोड़ते हुए छोड़ेंगे। सही बात है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा जो है, हम नहीं चाहते कि किसी का अधिकार हम लें, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा अधिकार कोई और ले। हमको भी संसार में सर उठा के जीने लायक हमको बनना है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था जिसमें क्लियर कर दिया कि अब राजा का ये देश नहीं है, ये जनता का देश है। कि वोट के अधिकार पे ही आप देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री, आप अपने वोट से बन सकते हैं, या वार्ड का सदस्य ही क्यों ना हो, आप वोट से बन सकते हैं, ना ही कि पैसे से। तो हम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और 77 साल से ये समाज सोया हुआ था, और उसको हम लोगों ने 2014 से लगातार काम करते आ रहे हैं। और अभी हम मानते हैं कि पूरी तरीके से निषाद समाज में इतना समझदारी आ चुका है, इतना जागरूकता आ गया है
कि आज वीआईपी पार्टी के साथ है। ऐसे आज बिहार में कोई भी ऐसा निषाद का बेटा, चाहे वो निषाद के सभी उपजाति 20 उपजाति में हम जाने जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस राज्य में जो वीआईपी पार्टी जिंदाबाद किया होगा, मुकेश सहनी जिंदाबाद किया होगा या निषाद समाज जिंदाबाद नहीं किया होगा। ऐसे इस राज्य में कोई नहीं है। सभी लोगों ने पार्टी के साथ खड़ा हुआ। आपने जो संघर्ष किया और उसके कारण आज मजबूती से आपका कहना है कि आपकी जाति खड़ी है। तो आप जो ये बात कह रहे थे कि महागठबंधन में आपका कहना है कि दूसरी मजबूत पार्टी आपकी है ना? हाँ, वोट के आधार पर आप देखिएगा। देखिए, राज्य में चुनाव जब अकेले होता है, जब अकेले कोई लड़ता है तो उनका अंदाज मिलता है कि उनके लोग उनके साथ है या नहीं है। पिछले 5 सालों में वीआईपी पार्टी ने 3 उपचुनाव अकेले दम पे लड़ा। चिराग पासवान जी भी अकेले दम पे चुनाव लड़े, मांझी जी भी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। 3 चुनाव, वो सब 3 चुनाव लड़े हैं। और इसमें अगर शेयर देखिएगा वोट का, तो अगर हम सिमरी बख्तियारपुर में लड़ते हैं तो हमको 25,000 वोट आता है। वही जगह पे मांझी जी लड़ते हैं भागलपुर में तो 4,500 वोट आता है। हम अगर बोचहा में चुनाव लड़ते हैं अकेले अपने दम पर तो उसी जगह पे हमको 30,000 वोट आता है, कांग्रेस को 1,300 वोट आता है। वही जगह पे चिराग पासवान जी लड़ते हैं जो उनका एकदम गृह जिला बोल कह सकते कुशेश्वर स्थान, तो वहाँ पे जब वो लड़ते हैं तो 4,500 वोट आता है। कांग्रेस लड़ता है तो 3,500 वोट आता है। तारापुर लड़ते हैं कांग्रेस तो 4,000 वोट आता है। वहीं पे चिराग पासवान जी लड़ते हैं तो 5,000 वोट आता है। और वही जगह हमने बोचहा पे लड़ा तो 10,000 वोट आया। तो इसी आधार पे माना जाता है कि किसका लोग वोट किनके साथ है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि बिहार में जब भी हम अकेले लड़े हैं तो मेरे कास्ट के लोग जो है वो 98% बढ़ चढ़कर अपना भी वोट देते हैं और अपने पार्टी को दिलाते भी हैं। कुछ कुछ जगह पे जैसे सिमरी तौर पे है तो हमारे 22,000 पोलिंग कैपेसिटी है। हमने 22,000 तो लिया ही, 3,000 एड ऑन लिया। अगर हम बोचहा में करेंगे तो हमारी पोलिंग कैपेसिटी 26,000 का है, लेकिन हमको 30,000 वोट आता है। तो यानी कि हम अपने वोट के अलावा भी दूसरे लोगों से वोट भी लेते हैं, इन्फ्लुएंस करके वोट लेते हैं। हाँ। लेकिन मेरा मूल सवाल ये था कि क्या गठबंधन में ये इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे? हाँ, इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब नहीं, क्या कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ जो है हमारे इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से सब चीज़ जाहिर होना है। लेकिन अंडरस्टूड है, जैसे तेजस्वी सीएम है उसी तरह से वीआईपी पार्टी का डिप्टी सीएम। और भी कोई किसी पार्टी का व्यक्ति ऐसा लगता है कि एक और डिप्टी सीएम, जैसे बीजेपी में 2 डिप्टी सीएम, ऐसा भी कुछ लगता है क्या? ये महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे होगा। अगर समीकरण अगर बनाने की अगर आवश्यकता पड़ेगा, ऐसे हमारे गठबंधन में कोई लीडरशिप हो जिनके अपील पे वोट ट्रांसफ़र हो, जिसके फेस पे हम चुनाव लड़ के जीत सकते हैं, तो ऐसे फेस पे हम लोग निश्चित तौर पे चर्चा करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी के फेस पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी तो आके ना सीएम बनेंगे ना डिप्टी सीएम बनेंगे। रहा कि हमारे सहयोग में, क्योंकि लेफ्ट जो है, लेफ्ट से उनको सरकार में रहना नहीं है। लेफ्ट के सहमति से हमारी सरकार होगी, लेकिन सरकार के अंदर का हिस्सा नहीं बनते हैं लेफ्ट। ठीक है, रहा कि कांग्रेस की बात, तो ये अगर वो एक समीकरण और एक फेस की बात होगा तो उस पर चर्चा होगा। ठीक बात है। तो हम राजनीति की बात तो खैर अभी जो ताज़ा चीज़ें चल रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि हाल के दिनों में आपने निषाद जाति के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति की घोषणा की जुब्बा सहनी के नाम पर। और अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि बीजेपी के जो निषाद जाति के नेता हरी सहनी जी, जो अभी मंत्री भी है, उन्होंने इनके निषाद राजगुह के नाम से एक प्रतियोगिता कराई। तो उन्होंने एक अलग प्रतियोगिता कराई, आप एक छात्रवृत्ति की योजना चला रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? उन्होंने तो अभी मतलब 1 हफ्ता पहले की बात है कि बिहार में देख रहे कि निषाद समाज हमारे साथ नहीं है, तो नदी नाला में घूम रहे कि कहीं से भी निषाद मिल जाए। और जुब्बा सहनी शहादत दिवस 11 मार्च को हुआ, वाल्मीकि नगर में हमारी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन था। पहली बार मेरे बेटा एक मंच पे आया था। अच्छा। रणवीर। और मैं हमेशा खास करके अपने लोगों के बीच में पिछले 11 सालों से यही चर्चा हमेशा कर रहे हैं कि समाज को उत्थान में लाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एजुकेशन में आगे लाएं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई, रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए आगे लाइए। और पिछले 11-12 साल संभव जिनको हम लोग पर्सनल लेवल पे मदद कर सकते हैं उनको हम लोग मदद करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार हमने 11 मार्च को हमने घोषणा किया कि हर साल हम 51 बच्चे को चिन्हित करेंगे और जिसको हम लोग सहयोग करेंगे 11,000 रुपये से। तो ये हर साल हम लोग करेंगे, नए सिरे से होंगे।
तो ये हमने अपने निजी कोष से, मतलब मैं कोई सरकार में या सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा निजी कोष है, अपना पर्सनल है, जिसमें हम लोगों को मदद कर रहे हैं और इससे पहले भी मदद करते आ रहे हैं, लेकिन एक पॉलिसी के तहत अभी हम मदद कर रहे हैं कि हर साल ये चलते रहेगा। ऐसे तो हमारा निषाद गुरुकुल बनाने का कल्पना है। अच्छा, कि बहुत बड़े स्केल पे मतलब एजुकेशन का काम भी करना चाहते हैं। एजुकेशन पे काम करेंगे। ये इलेक्शन के बाद हमारा निषाद गुरुकुल पे हमारा इंटरनल ब्लूप्रिंट हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें IAS IPS के लिए ऊंचे संस्थान के लिए जो लोग सक्षम नहीं है, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, वो यूपी बिहार झारखंड से तीनों राज्य से हम लोग चयनित करेंगे। उनका रहना खाना पीना सारा व्यवस्था हमारे सिस्टम से होंगे, उसका देख रेख हम करेंगे और एक अच्छा लोगों को रहने का सारा चीज़ व्यवस्था हम लोग निषाद गुरुकुल के तहत करेंगे। वो एक संगठन के जरिए होगा। बिल्कुल सही बात। 2010 से हमको लगता है कि शायद आप संघर्ष अपना शुरू कर चुके थे निषादों के लिए। नहीं, बिहार में 2008 से मैं आना चालू किया और सामाजिक लेवल पे मैं काम करते रहा, लेकिन पॉलिटिकल रूप से मैं 2014 से मैं कनेक्ट हुआ। 14 से हाँ, इससे पहले लोगों से मिलना जुलना होता था, नेता से नहीं मिलना जुलना होता था 2013 तक। लेकिन निषादों के लिए निषादों के लिए हम काम करते थे, उनके मान सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए मैं काम करता था। और 14 से पूरे बिहार के लेवल पर। हाँ, 14 से फिर ऐसा मूवमेंट आया कि फिर पॉलिटिकल पार्टी भी हम तक पहुँचे, हम भी उनसे संपर्क में आए और निषाद रिजर्वेशन को लेके हमने समय समय पर दोस्ती किया। 14 में भी दोस्ती किया और 15 में भी दोस्ती किया। और जब उन लोगों ने दोस्ती करने के बाद हमें उपयोग करके यूज़ करके और फिर भूल जाते थे, तब मुझे बुरा लगा। फिर मैंने सक्रिय रूप पे राज्य में काम करना चालू किया। हम मेरा सवाल ये था कि लगभग 11 साल हो गए आपके संघर्ष करते हुए निषादों के लिए। राजनीति आपके लिए मेरे ख्याल से बाद का मुद्दा है, पहला मुद्दा है कि निषादों के लिए संघर्ष करना, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो आप कहते हैं। जी। तो इस 10-11 साल में निषादों के बीच में कैसा बदलाव आप देखते हैं? निषाद के बीच में बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आया, क्योंकि हम लोग पावर से लड़ ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस राज्य में यूपी बिहार झारखंड में निषाद को लोग भी जानने लगे, पहचानने लगे। एक पॉलिटिकल पावर बना है। लोग डरने लगे हैं इनसे। कल तक इस जात को, इस वोट को कोई वैल्यू नहीं देता था। ये मानता था कि 500 रुपया दे देंगे, दारू को बोतल दे देंगे और यहाँ से हमें वोट मिल जाएगा। तो ये लोगों में नजरिया बदला है। हमारे लोगों के पास भी ये उतना समझदारी हो गया है कि हमको अपने साथ एक झुंड में रहना है, अपने नेता के साथ रहना। अच्छा बुरा हमारा नेता हमारे लिए सोच रहा है, और जब अच्छा सोच रहा है तो उनके साथ क्यों न रहे। आज बहुत सारा बदलाव हो रहा है। आज मुकेश सहनी को खत्म करने के लिए भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। जो कल तक मेरे पार्टी में झोला उठाता था, पार्टी में रहता था, आज उनको मुकेश सहनी को क्रॉस करने के लिए वो भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। वही हरी सहनी का जिसका नाम लिए 2020 में मेरे सिंबल से चुनाव लड़ रहा था, मेरी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए और बाद में बीजेपी को सिंबल वापस कर दिए। और वहाँ पे ब्राह्मण लड़ाने का था बीजेपी को, तो उन्होंने बीजेपी वहाँ पे लड़ा दिया और हमको उसके बदले में किशनगंज की सीट हमको दिए, जहाँ हम लखनलाल पंडित को लड़ाए। तो उनको फिर हमसे जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे मुकेश सहनी के सामने कोई निषाद को खड़ा करना है, क्योंकि लोहा को काटने के लिए लोहा ही चाहिए। तो उनको पता है कि निषाद को अगर हमको गुमराह कर सकते हैं या उनके बीच में फाइट करवा सकते हैं तो निषाद को वो फ्रंट पे ला रहे हैं। लेकिन समाज को भी पता है कि लीडर और लोडर, लीडर एक होता है, एक लोडर होता है। एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है और एक गाड़ी को भरने वाला होता है। तो आज लालू जी हैं, स्वर्गीय पासवान जी थे, लीडर थे वो। और एक होते हैं कि किसी पार्टी का आप मेंबर हो, विधायक हो, सांसद हो, और आप किसी भी पार्टी का एक प्रोटोकॉल है। मेरे ही पार्टी में भला कोई कैसे हम बगावत कर लेगा। हमारे पार्टी में भले 4 विधायक बने, मैं चुनाव हार गया, उसके बाद भी मैं मंत्री बना, क्योंकि मैं लीडर हूँ। ताज मेरे सर पे आया और वो हमारे पार्टी के विधायक थे और अपने विधायक के जो क्षेत्र में उनका काम है वो कर सकते हैं। पार्टी किसके साथ गठबंधन करना, किनको समर्थन देना है, ये निर्णय वीआईपी पार्टी को लेना था। उस समय में हमने लिया कि नीतीश जी को समर्थन देके बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। अगर हम समर्थन नहीं देते तो शायद बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्योंकि बहुमत जो था 125 4 लेके हुआ और 4 माइनस करते तो 121 होता है और 121 में सरकार नहीं बनना था। तो सबको मालूम है कि मुकेश सहनी जो है वो लीडर है। तो समाज को मालूम है कि ये लोग फूट डालो राज करने वाला नीति अपना रहे हैं, तो इसलिए कोई टिक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो और जागरूकता लोगों में आया है, पॉलिटिकल पावर बना, इसलिए हर पार्टी में और कोई न कोई निषाद नेता ढूंढा जा रहा है। हाँ, और अभी और क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग सामाजिक संगठन को इतना स्ट्रांग कर दिए, अभी भागलपुर का कोई निषाद हो, मुजफ्फरपुर में आ जाए,
और वहाँ पे कहीं पे जाए निषाद ढूंढ ले कि भाई हम भागलपुर से निषाद है, तो रात में उनको रहने के लिए, खाना पीना खिलाने अच्छा। के लिए सारा व्यवस्था लोग करेंगे, क्योंकि इतना समाज में लोग एक दूसरे को कनेक्ट हो गए हैं और एक दूसरे को जानने लगे हैं। पहले था कि एक जिला के लोग दूसरे जिला के लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन ये पार्टी के कारण, संगठन के कारण एक नेता जो है जिला 38 जिला में 38 जिला में 10-20 लोगों को पर्सनल जानने लगे, क्योंकि वीआईपी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है, सबको पता है कि ये वीआईपी पार्टी का लीडर है, नेता है। तो आप वीआईपी पार्टी का नेता कहीं पे भी चले जाए तो उसको सम्मान मिलना है। आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक हो बिहार का और वो कर्नाटक चले जाए और वहाँ पे खाली पार्टी ऑफिस में खाली बोल दे कि हम बिहार से हम एमएलए हैं, तो उनको इज्जत मिलेगा। उसी तरीके से समाज में ये सब बदलाव हुआ, लोग फिर अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने की ओर जा रहे हैं। पॉलिटिकल रूप से भी पंचायत में भी हमारे लोग स्ट्रांग हो गए हैं। पहले थाना पुलिस में लोग जाने से डरते थे कि जाएंगे लगता है दरोगा सब खा जाएंगे, तो इसके लिए कि अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग दरोगा के बीच में बात नहीं कर पाते थे। अभी हमारे पार्टी के मामूली कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष क्यों ना हो, लेकिन वो थाना पे पहुंच जाएंगे। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा तो वहाँ पे जाके बताएंगे भाई हम पार्टी के पंचायत अध्यक्ष हैं, ये इनको पकड़ के आप रखे क्यों रखे हैं, और वहाँ पे उनको छोड़ेंगे। अगर जब बहुत बड़ा क्राइम नहीं किए तो उनको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्राइम किए तो ठीक है, उनको अरेस्टिंग होगा, उन पे कानूनी कार्रवाई होगा, लेकिन एक पहले जैसा नहीं है कि लोग नहीं जाएंगे। अभी जाएंगे, बात होगा। बाकी आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास तो जो जाति आधारित गणना है उसमें तो नहीं दिखा, लेकिन ये जो आपका ने पॉलिटिकल सजगता आई, उसका महत्व बढ़ा, ये हुआ है। ये ठीक बात है। आप जो ये कह रहे थे, समाज लेवल पे भी लोग अभी एक दूसरे को इज्जत देने लगा है। कल तक हमने कहा ना कि हमारे वोट को कोई वैल्यू नहीं देता था। हमारे अच्छे अच्छे गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे अच्छे आदमी हो रहने के बाद भी उनको इज्जत नहीं मिलता था, लेकिन अभी कोई मीटिंग होगा, अरे सहनी जी को बैठाइए कुर्सी पर, तो ये इज्जत मिलने लगा। बिल्कुल, क्योंकि सबको वोट चाहिए, सबको ताकत समझ में आने। अभी आरजेडी गठबंधन का बैठक होगा, जहां पे भी होगा तो ढूंढेंगे वीआईपी पार्टी का नेता कौन कौन है, सबको बुलाएंगे, बैठेंगे वहां गठबंधन जहां भी बैठक होगा, तो ये सब इज्जत मिलने लगा है। चाय पानी होगा, एक दूसरे से संपर्क में आएंगे, एक दूसरे से बात होगा, एक्सपोज होंगे एक दूसरे को बीच में जाके, तो फिर आगे वो अपना उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक बात है। अभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि लीडर और लोडर। आप कहते हैं कि निषादों के नेता आप हैं, बाकी जो दूसरी पार्टी में निषाद चुनाव लड़ते हैं वो उतने अधिकार से अपनी पार्टी में निषादों की बात नहीं रख पाते, यार यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो निषाद कैंडिडेट नहीं दिखते हैं। देखिए, हमारी जब पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टिकट है वो सिनेमा हॉल का पिक्चर का टिकट नहीं है कि दे दीजिए किसी को, 3 घंटे में जाके ताली बजा के पिक्चर देख के बाहर निकल जाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी का टिकट है और एक समीकरण बनाया जाता है, एक सर्वे किया जाता है, उस आधार पे जो जीतने वाला कैंडिडेट हो उनको टिकट दिया जाता है। और सब पार्टी का यही प्रक्रिया है कि हर पार्टी का जीत सुनिश्चित किया जाता है। जीत होगा तो आप सिकंदर होइएगा और जीत नहीं होगा तो आप जीरो हो जाइएगा। तो आपका जजमेंट जो होता है वो जीत के लिए होता है। और रहा कि समीकरण जहाँ पे अगर फिट बैठेगा, क्योंकि लड़ने वाले को ही लड़ाया जाता है, शेर के सामने में शेर को ही उतारना पड़ेगा, इनफैक्ट सवा शेर को उतारना पड़ेगा तब ना शेर को हराएंगे। अगर मान लीजिए शेर के सामने अगर चूहा को अगर रख दीजिएगा तो उसका नाश्ता भी नहीं हो पाएगा, वो डायरेक्ट हजम कर लेंगे। तो आप ये कहते हैं कि निषादों में अभी उस तरह के लोग कम हैं जो चुनाव लड़ते हैं? हाँ, अभी हमारे समाज में उस तरह के लोग कम हैं। जैसे बाकी लोग जो पहले से पॉलिटिकल रूप से सक्षम हो चुके हैं, उनके पास संसाधन है, उनको सोच है कि राजनीति में आके हमको क्या फ़ायदा मिलता है। जब राजनीति में उनको टिकट मिलता है तो 5 कट्ठा जमीन बेच के वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाते हैं कि उनको पता है कि आज चुनाव में 5 कट्ठा बेचेंगे तो 10 कट्ठा कल खरीद सकते हैं। तो ये एक जो मैं कहा ना, जो धंधे में जो आदमी है तो नफा नुकसान उसको पता होता है, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे लोग अभी राजनीति में नहीं है, जिसको एक तो सबसे पहले उनको पहले से तैयारी नहीं होता है कि क्योंकि आपको टिकट मिले या ना मिले, आपको 6 महीना 8 महीना पहले से जनता के बीच में जाके अपने आप को प्रचार करना है और लोगों के बीच में दुख सुख में खड़ा होना है। इसके लिए खर्चा होगा। अगर एक विधायक अगर चुनाव लड़ना है तो कम से कम 6 महीना 8 महीना 1 साल पहले आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और 1 साल अगर पहले भी अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 24 से 25 लाख रुपया आपको खर्च होगा, महीने का 2 लाख रुपया खर्च होगा और जनता के बीच में आप बने रहिएगा। वैसे तो ये लोग हमारे बीच में नहीं है।
और ये चीज़ हम देखते हैं कि जैसे कि लोजपा पार्टी ने भी इस पैटर्न को लोकसभा चुनाव में और दूसरी जगह देखते हैं कि वहाँ भी नेता के रूप में चिराग हैं, पहले रामविलास जी थे, लेकिन बाकी कैंडिडेट दूसरी जाति के अमूमन होते थे। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी आप देखिएगा तो 2019 के चुनाव में 3 लोकसभा सीट हमको मिला, 2 जगह निषाद लड़ा, एक जगह मैं स्वयं लड़ा, और एक जगह भी जो भारत सरकार में मंत्री है राजभूषण चौधरी, उसको हमने मुजफ्फरपुर से लड़ाया, और एक जगह हमने पिछड़ा को बनिया को लड़ाया। तो 2 जगह हमने लड़ा, 66% निषाद लड़ा। हाँ, उसी में से एक आदमी ने गद्दारी करके दूसरे खेमा में चले गए। अब देखिएगा 2020 का विधानसभा की बात है, तो 11 सीट में हमने 5 सीट हमने निषाद को दिया। अच्छा। बक्सर में हमने बिंद जी को टिकट दिया, सुगौली में मोतिहारी में हमने सहनी जी को हमने टिकट दिया, रामचंद्र सहनी को। एक जगह से हमने चुनाव लड़ा, एक जगह हरी सहनी को हमने टिकट दिया था, और एक जगह लखनलाल पंडित को टिकट दिया। तो लास्ट में वो उन्होंने हरी सहनी ने लौटा दिया। तो हमने 5 जगह टिकट दिया, 11 में से 5 अगर सीट अगर आप पिछड़ा खास करके निषाद को दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद रहा कि 24 में 3 सीट मिला, जिसमें 1 सीट सुरक्षित था, तो वहां पे हमारे तो किसी ने दे ही नहीं सकते। 2 सीट था, 2 सीट में क्या है कि एक जगह राधा मोहन सिंह जी लड़ रहे हैं, जो 4-5 बार का सांसद है, राजपूत जाति से आ रहे हैं, वहां पे अपर कास्ट का ही राजनीति दोनों साइड से होते रहा है। तो वहां पे हमारे पास कोई उतने सक्षम, लोकसभा सीट बहुत बड़ा सीट होता है, और उतने बड़े कोई तैयारी ही नहीं कर रहे थे। एंड टाइम पे हमारा गठबंधन हुआ। आप जानते हैं कि आरजेडी कोटा से 3 सीट मिला, क्योंकि पहले हमने निर्णय ले लिया था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना नहीं है, और लोकसभा बड़ा सीट था, चुनाव था, इसलिए हम अकेले भी लड़ने का ज़्यादा पक्ष में नहीं थे। और उस जगह पे हमने लास्ट में कंप्रोमाइज़ किया आरजेडी से, और 3 सीट पे हमने गठबंधन किया, जिसमें मोतिहारी में आप बताइए एक सवा शेर है, तो वहाँ पे कैसे हम अति पिछड़ा को उतार सकते हैं। तो वहाँ पे हमने एक समीकरण बनाया, कुशवाहा समाज से हमने दिया पिछड़े साथी को, और वहाँ पे हमने एक बहुत मजबूती से फाइट दिया। सिर्फ 80,000 वोट से हारे। अगर वहीं पे अगर निषाद को देते तो कम से कम 1.5 लाख से हारते। ठीक बात है। उसी तरीके से हमने झंझारपुर में, तो वहाँ पे भी पहले से ऑलरेडी 4-3 बार का सांसद जेडीयू का ऑलरेडी अति पिछड़ा वहाँ से लड़ ही रहा था, और वहाँ पे हम निषाद को वोट देते तो वहाँ पे नहीं कुछ होता, तो हमने बीजेपी को वोट लेने के लिए हमने बढ़िया समुदाय से टिकट दिया, ताकि उधर से अगर हमारे पास 2-2.5 लाख वोट उनका आ जाएगा तो निश्चित तौर पे हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन नहीं हुआ कि उनका जो खास करके बढ़िया समुदाय से जिनको हमने टिकट दिया उनका वोट टर्न ऑफ नहीं हुआ मोदी जी के नाम पे, उनके साथ रहेगा। तो भी हमने बहुत मजबूती से फाइट दिया, और 1.5 लाख वोट से हम चुनाव हारे। तो हमारी जीत जो रणनीतिक तौर पर वो जीत के लिए होता है। अब भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता, अल्पसंख्यक भाई को टिकट नहीं देते, तो उनकी एक पॉलिसी है। तो हम भी इस बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने घोषणा किया है कि हमारी पार्टी 50% सीट अति पिछड़ा और एससी को हम लोग टिकट देंगे। अच्छा। ऐसे हमारे पास पहले से ही हम लोग 36% जो है पिछड़े समाज को टिकट देने का पहले से ही हमने निर्णय लिया है, और वो उस पर हम लोग फुलफिल करते आ रहे हैं। इस बार भी देखिएगा, तीनों लोकसभा देखिएगा तो हमने बैकवर्ड को ही टिकट दिया। ठीक है। तो और हम लोकसभा विधानसभा में देखिएगा तो 2-3 हमने अपर कास्ट को टिकट दी, 4 अपर कास्ट को टिकट दिया, 1 भूमियार को दिया, 1 ब्राह्मण को दिया, 2 राजपूत को दिया। हमने पासवान को भी टिकट दिया, बनिया को भी टिकट दिया, निषाद को भी टिकट दिया, यादव को भी टिकट दिया। तो पार्टी जो होता है उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, तो सबको देना है। मतलब लेकिन ये इस बार जो आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ों को टिकट देंगे, इसका मतलब आप अपना दायरा थोड़ा बढ़ाएंगे। हाँ, अति पिछड़ों के, क्योंकि ये सीट लोक विधानसभा सीट है, छोटा होता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। और अभी भी सच बोलिए, हम जितना घोषणा किए, मेरे पास अति पिछड़ा का उतना कैंडिडेट नहीं है। मैं इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, परेशान होता हूँ कि अति पिछड़ा समाज का भागीदारी बढ़े, वो राजनीति में आगे आए। अभी तो थोड़ा बहुत ओबीसी का जब से आरक्षण हुआ देश में, तब से ये ओबीसी पिछड़ा ये सब आगे आ रहे हैं, नहीं तो इससे पहले तो 0 था ना। तो आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग बढ़ाने की काम कर रहे हैं, और कर्पूरी जी के टाइम में थोड़ा सा अति पिछड़ा में थोड़ा सा जागरूकता आया था, अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं। और जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि एससी एसटी को, अति पिछड़ा को हम लोग 50% सीट आने वाले समय में देने में कामयाब होंगे, और हम लोग जोड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से लोगों को। अच्छा, ये बीजेपी में कई बार चर्चा उठ जाती है कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके लिए तो हमको आपसे भी नाखुश है कि ये परसेप्शन आप ही लोग बनाते हैं। अच्छा। खास करके गरीब लोगों के साथ सब लोग इसी तरीके से परसेप्शन बनाने का कोशिश करते हैं कि गरीब जो है वो बेईमान होता है, चोर होता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बेईमान चोर है वो बड़े लोग होते हैं। गरीब लोगों में दया होता है कि अगर किसी को खून की आवश्यकता है तो 2 मिनट में खून दे देते, लेकिन जाइए अडानी से खून मांगिए नहीं देंगे। ठीक बात कह रहे हैं। तो ये सच्चाई है। तो अभी हमारे जैसे लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है। गांव में चोरी हुआ तो कौन चोरी किया, तो गरीब किया होगा।
तो उसी तरीके से आज परसेप्शन बनाया जा रहा है कि वीआईपी पार्टी स्टिल नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम विचार के साथ राजनीति कर रहे हैं और ये बात सबको समझने की आवश्यकता पड़ेगा। और मैं आपके जरिए हम जनता को भी बोलेंगे और खास करके मीडिया जगत को भी बोलेंगे, कृपया हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसी परसेप्शन मत बनाइए। मुकेश सहनी को अगर आप जानते होंगे तो मुकेश सहनी अपने वर्ड के साथ चलता है। हम तो सरकार में मंत्री बने थे ना, हम तो मोदी जी जिंदाबाद अगर करते, योगी जी जिंदाबाद करते तो मैं आज राज्य में मंत्री रहता और मेरे पास सब तरह का पावर होता। मतलब यह है कि आप वापसी वहाँ नहीं होगी। हम विचार की राजनीति करते हैं, हम अपने लोगों की भलाई की राजनीति करते हैं। नहीं, वही होता क्या है कि अगर निषादों की, जैसे कि आप कहते हैं कि जो आरक्षण देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। आरक्षण तो देखिए, आरक्षण तो भी भारत सरकार को ही करना है। और ऐसी बात नहीं, आप मान लीजिए को कल वो बोलेंगे कि आरक्षण देना चाहते हैं, हमारी मुख्य लड़ाई आरक्षण का है, और कल देना चाहते तो मैं मोदी जी को धन्यवाद भी तो बोलूंगा। हम तो यहाँ तक कहें कि मोदी जी अगर उनसे प्राण मांगेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं, खाली वो रिजर्वेशन कर दे। रहा गठबंधन करना नहीं करना है तो बात की बात है, हम तो हमसे वो प्राण मांगेंगे तो हम प्राण देने के लिए तैयार है। क्योंकि आपका पहला सवाल तो निषादों का आरक्षण, अब बगैर आरक्षण का तो भाजपा से कोई समझौता करना दूर दूर तक नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो ऐसा करेंगे भी नहीं, अगर करना होता तो कर दिए रहते। हम तो अपने जान देने के लिए तैयार है, वो गठबंधन करने की तो दूर की बात है। ये क्यों आप लोग बात कर रहे हैं? मोदी जी को हमसे गठबंधन से ज्यादा उनको मेरी जान से उसको मतलब है। वो चाहेंगे कि एक ही बार में रास्ता से कांटा खत्म हो जाए। तो मैं तो ये भी देने के लिए तैयार हूँ। जब हम ही नहीं रहेंगे तो गठबंधन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो रहा कि हमारे पर उपकार अगर करते हैं तो वो जो बोलेंगे वो हम उसके सारे शर्त मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं। अगर मानना होता तो अभी तक क्यों मेरा पीछे लगते, मेरे विधायक को क्यों खरीदते, हमको क्यों रोड पे लाते? हमने क्या उनका जाके गुजरात में जाके जमीन कब्जा कर लिए कि भाई वो इसके लेके वो हमसे नाराज है? भाई हम तो विचार की राजनीति कर रहे हैं। हम 2014 में मेरा एजेंडा था निषाद को रिजर्वेशन, जिसपे मोदी जी ने, उनकी टीम ने लिख के साइन करके दिया बिहार के मंगल पांडे ने कि मैं आपके एजेंडा पे काम करूंगा। 2015 में गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि भाई ये बिहार विधानसभा इलेक्शन के बाद आपका आरक्षण करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि हम इस पर विचार करते हैं और आपका मांग जो है जेन्युइन है कि जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। तो मेरी मांग एकदम जायज है और समय समय पर बोलते करेंगे, लेकिन नहीं करते क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का कि राज्य देश में हम किसी बैकवर्ड दलित को आगे लाएं। आज बड़ी आसानी से लोग कहते हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए। भाई जातिवाद तो आप ही तो बनाए हैं और आज आपको भारी पड़ने लगा, इसलिए जाति खत्म करो। खत्म होना चाहिए, ठीक। अगर जाति के दाम पे अगर मुलायम सिंह यादव अगर नेता नहीं बनते, जाति के सहयोग से अगर लालू प्रसाद जी नेता नहीं बनते, जाति के नाम पे बहन मायावती जी अगर लीडर नहीं बनती, तो फिर तो इसका बल्ले बल्ले था। बिल्कुल, ये तो आज इनको रोकने की जो एक ही रास्ता है, ये हम लोग की जाति। हम लोग अपनी पहचान में आ गए और हमारे लोगों ने मान लिया कि मेरा जात जो है मेरा नेता बनेंगे, अब हम दूसरे को क्यों गुलामी करेंगे? तो इसके लिए कि आज वोट बिखराव हुआ तो आज ये लोग कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म करो। भाई जातिवाद लाया किसने? 3000 साल से आपने हम पे हुकूमत किया है। अब अंग्रेज तो और मुगल हमारे साथ कितना दिन, 5% भी हम पे राज नहीं किया है। ठीक बात है। जितना हमको नुकसान दिया उतना हमको बनाया भी ये लोगों ने। लोग तो हमसे पानी हाथ से नहीं पीते थे, तो लोगों ने हमारे साथ क्या नहीं किया है। तो अभी हमारा क्लियर है कि हम सामाजिक न्याय लालू प्रसाद जी के विचारधारा वाले लोग हैं। सिर्फ अपने लिए, अपने पावर के लिए, अपने लिए नहीं है, हम अपने लोगों के लिए हैं और तमाम गरीब लोगों के लिए है। सिर्फ निषाद ही नहीं, तमाम हर जाति हर धर्म के लोग गरीब है, सबको मदद मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। सरकार से सबको लाभ मिलना चाहिए। हम सिर्फ अपने देश के संपत्ति दौलत जो है बड़े बड़े उद्योगपति पे नहीं लुटाना चाहेंगे। देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए। देश में रिजर्वेशन का जो स्कीम जो चल रहा है वो मजबूती से जमीन पर उतरना चाहिए। इसकी जाति आधारित गणना की बात करते हैं, जाति आधारित गणना तो हुई बिहार में। हाँ। तो उस पर जैसे राहुल जी कहते हैं कि ये बोगस या उस तरह की है, आप लोग का क्या मानना है? ये जो अभी हुई गणना ठीक है या क्या गड़बड़ी है? देखिए, वो राहुल गांधी जी का है और ये जनगणना में तो सरकार को ही पता है कि अच्छा है या बुरा है, और सरकार का हिस्सा राहुल गांधी जी थे, तो इसलिए वो कोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गलत नहीं करते होंगे, क्योंकि सरकार का हिस्सा थे। लालू जी के साथ जो सरकार बिहार में चल रही थी उसमें राहुल गांधी जी का भी सहयोग था। तो इंटरनल उनको रिपोर्ट होगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या सही है, तो उसके आधार पर वो बोल रहे हैं। लेकिन जाति आधारित गणना देश में होना चाहिए और जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी जैसे 10% EWS लागू हुआ,
तो मुझे इससे आपत्ति नहीं है कि क्यों लागू हुआ। मुझे ये है कि जानना था कि उनको कितना परसेंटेज उनकी आबादी था और उनको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिला है। और अति पिछड़ा का जो बढ़ना था या दूसरा का बढ़ना था, 63% बिहार में क्लियर हो रहा है कि 63% ओबीसी है, तो वही 27% ही आरक्षण क्यों वो नहीं बढ़ा, उस हिसाब से नहीं बढ़ा। अब अभी हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बढ़ा भी 18 से बढ़ा के 25% लालू जी ने किया। जब देखा कि इसकी संख्या 37% है, बिहार में अति पिछड़ा का लोग मान रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि 30% है, तो हमको नहीं बोलते थे, हमको मंगल पांडे जी बोलते थे कि अरे आप ऐसा मत बोलिए, बढ़ा के बोलते हैं, आप बढ़ा के बोलते हैं। सच्चाई ये नहीं कि 26-25% होगा, तो हम बोलते थे ये तो चले ना, 3-4% ज़्यादा बोलते तो क्या दिक्कत है, तो भी हमको मना करते थे मंगल पांडे जी की मत बोलिए। और जब अभी गणना हुआ तो 37% निकल के आया, तो हम लोग फायदा लेकिन नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। फायदा देने का कोशिश किए नीतीश जी, लालू जी ने रिजर्वेशन बढ़ाए भी, राज्य का लोगों का बात सुने भी और 25% किए, लेकिन फिर वही हुआ कि उनके लोग ही, जो लोग आरक्षण नहीं चाहते हैं, वो कोर्ट गए और कोर्ट के जरिए स्टे ले लिया गया। अब ये मामला जो है, और ये भारत सरकार इसको सुन नहीं रहे, इसको शेड्यूल 9 में अगर डाल देते तो ये समस्या नहीं होता। तो आने वाले समय में हमारी जब सरकार बनेगी दिल्ली में, तो हम फिर से आधारित गणना करेंगे और यहाँ पे रिजर्वेशन बढ़ाएंगे और कानून में संशोधन करके बढ़ाएंगे और हम शेड्यूल 9 में डाल देंगे, ताकि इसमें कोई फिर कभी कोई बीच में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये हम लोग करेंगे जब हमारी सरकार होंगे। अभी जो सरकार है वो खास करके SC ST OBC के लिए नहीं है। आज अगर देश में हिंदू मुसलमान के अगर तनाव अगर फैलाया जा रहा है, तो ये दरअसल बैकवर्ड दलित को खत्म करने के षड्यंत्र से है। इसमें ये कुछ नहीं है, पता ही नहीं 11 सालों में आपने क्या कर लिया। हमारे अल्पसंख्यक भाई वहीं का वहीं है, क्या 1 इंच जमीन आप ले लीजिएगा उनको, आप सिर्फ उनको परेशान कर रहे हैं और एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, जिसके लेके हमारे देश जो है दुनिया में देखिए कहाँ जा रहा है, कितना पीछे जा रहे हैं। कोई भी घर परिवार अगर आपस में लड़ाई हो उस घर परिवार में, तो घर परिवार तरक्की करेगा? कभी नहीं कर सकता है। एक किसी भी गांव में चले जाइए, एक गरीब से गरीब आदमी, बेगर पढ़े लिखे आदमी से बोलिए कि बताइए चाचा, आपके घर में दिन रात लड़ाई होगा तो आपका घर अच्छा रहेगा कि बुरा हो जाएगा? तो बोलेगा नहीं बाबू, मेरे घर में अगर दिन रात अगर बेटा बहू में दियाद में आपस में लड़ाई होगा तो हमारे घर में अशांति फैला रहेगा और हमारे घर में कोई तरक्की नहीं होगा। ठीक बात। अब एक 2-3 छोटे छोटे सवाल निषाद जाति को लेके हैं। एक तो मखाना को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि बिहार में मखाना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने मखाना अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की, मखाना विकास बोर्ड खोलने की घोषणा की। मखाना को अनुसंधान केंद्र तो खैर दरभंगा में नीतीश जी खुलवाए थे, बहुत सालों से चल रहा है। तो मखाना से जो जाति जुड़ी हुई है, मखाना में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जाति है, सच्चाई वो नहीं है। हाँ। ये तो एक ऊपर से, जैसे हाथी का खाने का दांत अलग दिखाने का अलग होता है ना, वो है। आप बताइए कि 11 साल हो गया मोदी जी को, आज याद आ रहा है मखाना बोर्ड बनना चाहिए? जब मुकेश सहनी उनके साथ नहीं है, पूरा बिहार के निषाद समाज उनके साथ नहीं है, तो आज उनको गौराज निषाद जी याद आ रहे हैं, आज उनको मखाना बोर्ड याद आ रहे हैं। भाई 11 साल से कहाँ थे? इससे पहले भी अटल जी के समय में भी आपकी सरकार थे, उस समय में कहाँ थे? और ये मेरे को बता दीजिए, 11 साल में निषाद छोड़ दीजिए, इस देश में आपने इतना बोर्ड बनाया होगा, एक बोर्ड का दिखा दीजिए कि जिसमें जनहित हुआ होगा, समाज का कल्याण हुआ होगा। एक भारत सरकार में कोई ऐसा बोर्ड बता दीजिए। ठीक बात। हम ये कह रहे हैं कि इस पेशे से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई जाति है, हाँ, वो निषाद की है, बनफर जाति है। और आपके गांव में हम गए थे तो वहाँ भी बहुत सारे लोग मखाना के फोड़ी का काम करने लगे। उनकी स्थिति नहीं बदलती है, मखाना कीमती हो गया 1500 रुपये। हाँ, तो इसके ऊपर क्या है कि बनाएंगे करेंगे ऐसा नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए मखाना उपजाने के लिए जमीन जो है लीज पे सरकार को देना पड़ेगा, निषाद को, ठीक है। उसके बाद मखाना को उपजाऊ करेंगे तो इसके लिए एक मंडी होना चाहिए। जो काला जो मखाना जो होते हैं, बीज जो होता है, उसको बेचने के लिए एक मंडी होना चाहिए, गुड़िया। और जब मंडी होगा फिर उसके बाद जब फोड़ने वाले जो होंगे उसके लिए भी MSP तय करना पड़ेगा कि आपकी लागत अगर 200 रुपया है तो 400 रुपया आपको हम देंगे, उसके ऊपर ही मखान बिकना चाहिए। तो जब ये सब नहीं करेंगे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किसी का स्तर सही होगा? खाली बोलने से नहीं होगा। हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम राज्य में हम यही करेंगे,
हम पहले सरकार के जितने भी जमीन है, झील है, तालाब है, वहाँ पे हम पट्टा बना के गरीब लोगों को, मछुआरा को हम लोग लीज पे करेंगे, और लीज पे वो जब अपना खुद का खेती हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, अभी दूसरे के खेत में जाके मखाना निकालते हैं, मजदूरी मिलता है 300 रुपया, बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल से, कांटा हर जगह शरीर में चुभता है। तो जब उन खेत का खुद उसका झील का मालिक होंगे तो अपने लिए काम करेंगे। एक मंडी होगा, तुरंत वहाँ से निकालेंगे, मंडी में बेचेंगे, क्योंकि एक समय में अगर नहीं निकालते हैं इस गुड़िया को तो लॉस हो जाएगा। ये कच्चा काम है, ये उसमें से अगर वो बीज निकलने लगता है तो ये कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो एक समय होता है, जैसे फूल बनता है, फूल बनने के बाद वो टूटता है और टूटने के बाद नीचे गिरता है, उसी समय में उसको निकालना है 15 से 20 दिन में। अगर उतने दिन में अगर आप इसको नहीं निकाल पाते हैं तो फिर उसमें से बीज निकलना चालू होगा, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता मार्केट में। फिर कितने लोग ऐसे छोड़ देते हैं। तो मंडी सबसे पहले होना चाहिए, कोल्ड स्टोर का व्यवस्था होना चाहिए, और उसके बाद मंडी होने के बाद भी मार्केट में जो लोग फोड़ने का काम करते हैं उनको भी आपको एक पॉलिसी के तहत आप फोड़िए, और आपके पास पूंजी नहीं है, आप सरकार का एमएसपी तय है, आप सरकार के पास बेच दीजिए। जैसे चावल गेहूं सब सरकार खरीदते तो उस तरीके से करने का होगा। अभी क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं उसके पास पूंजी नहीं होता है, वो मखान फोड़ते हैं और किसी को, साहूकार को बेच देते हैं, और लोन कर्ज लेके हम कर्ज लेके। और साहूकार क्या करते हैं, मार्केट में इसका भी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा गैंग है। बड़े बड़े लोग पैसा फंसाते हैं, 10-10 हजार बोरा, 20-20 हजार बोरा का स्टॉकिंग करते हैं, और वो मार्केट में रेट वो तो खोलते हैं कि क्या रेट होना चाहिए। इंटरनेशनल रेट जो है 1000-1200, वो रेट नहीं खोलते। यहाँ पे बोलते हैं आपको बेचना है तो बेचो, नहीं तो नहीं बेचो 700 रुपये में। अभी इनको मजबूरी है कि अगर समय पे नहीं बेचेंगे तो पीला हो जाएंगे मखाना, और इनको नहीं बेचेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा गुड़िया खरीदने के लिए। तो मजबूरन वो क्या करते हैं, कम रेट में वो बेचना पड़ता है, ठीक है। तो और बड़े बड़े जो स्टॉकेज है वो इसका फायदा उठा रहा है। मतलब जो 1200-1500 बिकता है उसका फायदा उसको नहीं मिल रहा है, उनको नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो हमारी सरकार बनेगा, भारत सरकार हमको सहयोग करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो राज्य सरकार से 1000-1500 करोड़ रुपए का हम एक पैकेज बनाएंगे, एक पार्किंग करेंगे, और जिला कलेक्टर के द्वारा इसको संचालित करेंगे कि जो भी फोड़ने वाले लोग हैं, गुड़िया वाला, उन लोगों को कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मिनिमम ब्याज पे पैसा कैसे मुहैया हो सकता है, वो एक समिति बना के हम लोग उनको देंगे। इस तरह से मछली के लिए भी आप कुछ करने वाले हैं? हाँ जी, मछली पकड़ने वालों को करना ही है, बिल्कुल। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज तक तो किसी ने नहीं किया। अब आखिरी सवाल हम समझना चाह रहे हैं कि सब जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि महागठबंधन में वोट परसेंटेज के मामले में आप दूसरी पार्टी हैं, और डिप्टी सीएम के पद के लिए भी एक आपको लगता है कि एक सहमति जैसी स्थिति है, तो कितनी सीटों की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने अपने पार्टी के लिए ब्लूप्रिंट बनाया था और पब्लिक डोमेन में है। हम लोगों ने इच्छा रखा कि 60 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और बाकी हमारे सहयोगी लड़ेंगे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का हो, और भी बहुत सारे एजेंडा है, उसको हम लोगों ने पास किया कि आने वाले समय में सरकार में आने से वीआईपी पार्टी का क्या रोल होगा। तो ये हमारी विचार है अपना और रहा कि जब हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन के टेबल पे हम लोग बहुत सारा बात करेंगे। सीट 243 है, उसी में सभी पार्टी को पता है कि किसके मसल पावर किसको कितना है, और उसी आधार पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी हिसाब से सरकार में हिस्सेदारी भी होगा। और जब प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे तो 2 सीट कम हो या ज़्यादा हो वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए विचार मायने रखता है। और हमारे लिए विचार ही मायने इसलिए रखता है क्योंकि राज्य में जो नीतीश कुमार जी है वो अभी वर्किंग नहीं है, वो काम नहीं कर पाते हैं। जब वो काम कर पाते थे 2005 से लेकर 12 तक तो अच्छे लेवल पे शासन किए, राज्य में अच्छा काम किए। 12 से लेकर और 2023 तक मोदी जी से लड़ते रहे, 10 साल से मोदी जी से लड़ने में लगा दिए। उसी बीच में सिर्फ वो कुर्सी से प्यार करते थे, और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल से आप देखिएगा तो तबीयत उनका अस्वस्थ है, जिसके कारण है कि राज्य में ब्यूरोक्रेट जो है हावी हो चुका है। और पहले क्या होता था कि जनता नेता को चुनते हैं, और नेता के पास सिर्फ 5 साल का समय होता है, और नेता को 5 साल में अच्छा काम करना होता है, क्योंकि दोबारा जब एग्जाम में बैठेंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता अच्छा बुरा का निर्णय लेंगे। तो डर से काम करते थे नेता, और आज भी करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है 5 साल के अंदर में हमको फिर से अग्नि परीक्षा होना है। लेकिन ब्यूरोक्रेट जो है वो आईपीएस हो, आईएएस हो, 60 साल के लिए वो फिक्स हो जाते हैं कि 60 साल के बाद ही रिटायरमेंट होगा। वो काम अच्छा करे बुरा करे उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, सरकार के ऊपर उंगली उठेगा। ब्यूरोक्रेट कितना भी गड़बड़ी करे, लेकिन उंगली जब उठने का बात होगा वो नेता पे होगा। तो यहाँ पे जो अभी ब्यूरोक्रेट है वो इस तरीके से हो गया है कि पूरे राज्य को अपने कब्जा में कर लिया। राज्य में कोई भी काम
एक जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आवासीय बनाने के लिए जाइए, एक हाल छोटा सा कुछ भी काम करने के लिए जाइए तो पहले पैसा बगैर लिए हुए आपके राज्य में काम नहीं होगा। और राज्य में पैसा भी ले और काम कर दे तो वो भी अच्छा है, पहले तो 1-2 महीना घुमाएंगे। अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए, वो पहले 2 महीना घुमाएंगे, वो अंत में वो थक जाएंगे और वो कहेंगे सर क्या चाहिए, चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, मछली चाहिए, क्या चाहिए। तो बोला ठीक है तुम कल उनसे मिल लो। और जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है ये लेके आना, और फिर वो दे के काम कराते आपका हैं। कहना ब्यूरोक्रेसी हावी है। हालांकि हम तो देखते हैं कि जैसे चुनाव आता है, जितने ब्यूरोक्रेट है नौकरी छोड़ छोड़ के राजनीति में आने लगते हैं, और उनको लगता है कि राजनीति ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ये सब भी है। हाँ। और अब वो उसको भी ब्यूरोक्रेट में भी क्या होता है कि वो ग्रुप होता है, सब ग्रुप को फायदा नहीं मिलता है। कुछ ग्रुप जो होता है वो हावी होते हैं। तो बिहार में भी ब्यूरोक्रेट में कुछ ग्रुप जो है ना वही हावी है, जो खास करके हमारे नीतीश जी का है प्रिय वो। है। हाँ वो ग्रुप एक है हावी है, और एक बीजेपी के जरिए जो है हमारे लाला जी वाला ग्रुप जो है वो हावी है। उसके बाद जो है ना वो बहुत लोगों को नहीं चलता है। तो जब नहीं चलता तो सोचते हैं कि हम क्यों इसका हिस्सा रहें, फिर हम क्यों न बदलाव लाएं, क्यों इनके अंदर में रहें, क्यों ना हम उस सिस्टम का हिस्सा बने। ये तो सही है कि ब्यूरोक्रेट के ऊपर है नेता। अगर नेता में अगर अपना आपको जैसे हनुमान जी को शक्ति का एहसास हुआ और लंका पे चढ़ाई करके लंका जला दिया, अगर वही नेता में अगर एहसास हो जाए तो फिर ब्यूरोक्रेट को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन राज्य में नीतीश जी ऐसा नहीं रखे हैं। राज्य में नीतीश जी का ही मेहरबानी से ब्यूरोक्रेट है जो नेता के सर पे है। आपने सुना होगा एक बार मदन सहनी ने कहा था मेरी बात चपरासी नहीं सुनते हैं। हाँ, कई नेता अनऑफिशियली बातचीत में हाँ भी तो इस कहते तरीके से बोलते हैं, पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में बोले कि मेरी बात चपरासी नहीं सुन रहे। आप बताइए राज्य का एक मंत्री बैकवर्ड समाज का बेटा, उनका बात देखो चपरासी ना सुने, एक उनके कहने से ट्रांसफर पोस्टिंग ना हो, तो फिर वो मतलब क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं जो मुखिया है उनको अच्छा लगता है कि ब्यूरोक्रेट पे ही राज चलाना है। आप लोग बदलेंगे इसको? बदलेंगे बिल्कुल ही, जनता का राज लाएंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए नेता है, और नेता का 5 साल में एक हिसाब देना है। नेता अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता को बदलने का पूरा अधिकार है। और हम चाहेंगे कि हमारे जब सरकार बने तो जनता के बीच में 10 में से 10 नंबर हमारे नेता को मिले, ताकि हमारे आने वाले समय तक, लंबा समय तक हम राज में रहें। ठीक बात है। अब तो हम बात ख़त्म करना चाहते हैं, एक छोटा सा सवाल और पूछ लेते हैं कि बहुत चर्चा है कि निशांत आ रहे हैं राजनीति में, आपका क्या टिप्पणी है? देखिए नीतीश जी के सुपुत्र हैं, मुझे लगता है कि नीतीश जी नहीं लाएंगे, अभी तो नहीं लाएंगे, चुनाव के बाद जो भी हो। और राजनीति में कोई आए तो उसको हम लोग रोक क्या सकते हैं, हमारी शुभकामना है। हम हमेशा नीतीश जी को इज्जत हमेशा करते रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। भले वो आज बीजेपी की गोद में है, और नहीं तो वो गरीब पिछड़ा बैकवर्ड के लिए लड़ाई लड़े हैं। और मुझे लगता है उनके अंदर आत्मा में भी जगह है गरीब पिछड़ा बैकवर्ड। ये उनकी मजबूरी है कि बीजेपी के चुंगल में है, तो उनके हिसाब से उनको डील करना पड़ा, चलना पड़ा। तो नीतीश जी का सुपुत्र है तो भाई समान है, और हमारा शुभकामना उनको है कि वो आएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत लंबी आपसे बातचीत हुई हर मुद्दे पर। उम्मीद है कि आप जो चाहते हैं वो आप इस चुनाव में हासिल करें, हम लोग ऐसी शुभकामना कर सकते हैं, और फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।